नमस्कार, सुबह 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। डोकलाम मुद्दे के समाधान के लिए राजनयिक स्तरों पर प्रयास जारी। चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के एनएसए से मिले अजीत डोभाल। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर ब्रिक्स देशों की बैठक। बीजेपी जेडीयू सरकार का विश्वास मत आज 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ आरजेडी जाएगी अदालत। पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ के भविष्य का फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनवाई। फैसले पर दुनिया भर की नजरें। राज्यसभा टीवी की पहली फिल्म राग देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज। आजाद हिंद फौज के सेनानियों के खिलाफ चले मुकदमे की कहानी। मुंबई में प्रीमियर के दौरान जुटे बॉलीवुड सितारे। और गोल्ड टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। पहली पारी में अब भी 446 रन की बढ़त। तीसरे दिन 5 विकेट पर 154 रन के आगे खेलेगा श्रीलंका। खबर विस्तार से। बीजिंग में ब्रिक्स बैठक के आखिरी दिन आज ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा साइबर और ऊर्जा सुरक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल सकते हैं। कल उन्होंने बैठक के तहत चीन के एनएसए यांग जीची से मुलाकात की। इस बीच भारत ने ये फिर संकेत दिया है कि डोकलाम से एक तरफा सेना नहीं हटाई जाएगी। भारत ने कहा है कि डोकलाम मुद्दे पर दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए राजनयिक स्तरों पर कोशिश जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि आस्ताना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच बनी सहमति के आधार पर भारत चीन के साथ निकट भागीदारी मजबूत करने का इच्छुक है। बागले ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध का होना बहुत महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही कह चुका है कि विवाद को झगड़े का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। इस बीच ब्रिक्स देशों के टैक्स अधिकारियों ने कल कराधान सहयोग के लिए तंत्र बनाने से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। जो हमने कहा है कि बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए उसका हल करने का हमने अपनी अप्रोच ना सिर्फ डोकलाम मुद्दे के प्रति बल्कि पूरा जो हमारा सीमा है, बॉर्डर है, उसको चीन के साथ उन मुद्दों का समाधान करने के लिए भी जो हमारी नजरिया है, हमारा अप्रोच है, हमारी जो सोच रही है, उसको हमने पूरी तरीके से स्पष्ट बता दिया है। एनएसजी में भारत की सदस्यता की मांग को लेकर अमेरिका ने अपने समर्थन की बात दोहराई है। अमेरिका का कहना है कि दोनों ही देश इस मसले पर बेहद गंभीर हैं और भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। ट्रंप प्रशासन ने समूह के सभी सदस्यों से भारत की अर्जी का समर्थन करने के लिए भी कहा है। अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रालय की संयुक्त रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी भी दी गई है। अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई इस रिपोर्ट में भारत को ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार अरेंजमेंट में सदस्यता के लिए भी समर्थन देने की बात दोहराई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और अमेरिका दोनों ही देश जानलेवा हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एनएसजी के मसले पर अमेरिका ने कहा कि भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि चीन भारत की दावेदारी का विरोध कर रहा है। 48 सदस्यों वाला एनएसजी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सामग्री के व्यापार पर नियंत्रण रखता है और इसमें सदस्यता के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति मिलना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच राज्य की बागडोर महागठबंधन के हाथ से निकलकर अब जेडीयू एनडीए के हाथों में चली गई है। इस पर पकड़ बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करना है। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की नई सरकार आज बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करेगी। विश्वास मत साबित करने के लिए बिहार विधानसभा में 11 बजे विशेष सत्र बुलाया गया है।
विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सभी विधायकों से इस महत्वपूर्ण सत्र में हिस्सा लेने की अपील की है। बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कल नीतीश कुमार और सुशील मोदी को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। इसके बाद नीतीश कुमार को सदन में बहुमत साबित करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया था। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने बैठक की। इसमें सत्र के लिए 2 एजेंडे तय किए गए। पहला एजेंडा पूर्ववर्ती महागठबंधन सरकार के 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मॉनसून सत्र बुलाने के फैसले को रद्द करना, जबकि दूसरा विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाने से जुड़ा है। नीतीश कुमार ने बहुमत का आंकड़ा होने का दावा किया है। एनडीए गठबंधन ने राज्यपाल को 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 132 विधायकों के समर्थन की सूची सौंपी है। इसमें जेडीयू के 71, बीजेपी के 53, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 2, लोक जनशक्ति पार्टी के 2, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का 1 और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। विधानसभा में आरजेडी के 80, कांग्रेस के 27 और सीपीआई-एमएल के 3 विधायक हैं। जेडीयू और बीजेपी ने अपने अपने विधायकों को विश्वास मत का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस ने अपने विधायकों को इसका विरोध करने के लिए व्हिप जारी किया है। बिहार में 24 घंटे से कम समय के अंदर हुई इस सियासी हलचल को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के अलावा कई दूसरे दल भी हैरान और नाखुश हैं। इनमें खुद जेडीयू के नेता भी शामिल हैं। जेडीयू के राज्यसभा सांसद अली अनवर और वीरेंद्र कुमार ने कल इसी मसले पर पार्टी नेता शरद यादव से मुलाकात की। कई दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार के फैसले को जल्दी में उठाया गया कदम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के सियासी घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा है कि भ्रष्टाचार और सुशासन दोनों एक साथ नहीं चल सकते। राज्यसभा टीवी के संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू ने उनसे बात की। जब सरकार बनी थी बिहार में तो आपने ये कहा था कि 2.5 साल भी सरकार नहीं चलेगी। बिल्कुल, हमने सही कहा था और वो सही निकला। और इसलिए हमने कहा था कि एक तरफ में भ्रष्टाचार था, दूसरे तरफ में सुशासन था, तो दोनों एक साथ कैसे चलता। 1.5 साल के शासन पे अगर हम नज़र डालें बिहार में तो अभी तक कोई किस तरह का वहाँ पर काम नहीं हुआ, सुशासन नहीं था। तो अब एनडीए वहाँ पे आई है तो आपको लगता है कि सुशासन आएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में विकास का काम हो रहा है तो दिल्ली में भी एनडीए की सरकार, स्टेट में भी एनडीए की सरकार, और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको लेकर के जो है नीतीश जी आगे बढ़ेंगे। तो पासवान जी का मानना है कि जिस तरीके से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है उससे वहाँ पर विकास की गंगा बहेगी और सुशासन आएगा। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के भद्रक जिले में बाढ़ के पानी में बह जाने से कल एक महिला की मौत हो गई और एक लापता है। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 4 हो गया है। बालासोर और सुंदरगढ़ जिले में कई गांव पानी में डूबे हैं। पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 160 गांव के करीब 20 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाढ़ की स्थिति मानव निर्मित है। उन्होंने दामोदर घाटी निगम पर ज्यादा पानी छोड़ने का आरोप लगाया। उधर गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 54,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ पीड़ित बनासकांठा और पाटन जिलों में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की 10 और टीमों को गुजरात भेजा है। पीड़ित इलाकों में महामारी फैलने से सूरत और वडोदरा नगर निगम स्वास्थ्य दल बनासकांठा और पाटन भेजे गए हैं। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और गुजरात में भी भारी बारिश हो सकती है। इन राज्यों में सोमवार तक जोरदार बारिश होने के आसार हैं। असम में बाढ़ के हालात पर गुरुवार को राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा हुई। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन को बताया कि मानसूनी बारिश और बाढ़ से देश में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ का रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 1 मिनट है। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने देश में सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने की जरूरत बताई। लगभग 2 घंटे तक चली अल्पकालिक चर्चा के दौरान
गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सांसदों के कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि असम समेत सभी राज्यों में मॉनसून से पहले ही सरकार ने बारिश की चेतावनी जारी की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने में ही आपदा राहत राशि की शुरुआती किस्त जा चुकी है। बादल फटने की घटनाओं पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है। We must also appreciate the people who are working on the ground, day and night. Our NDRF team, they are not sent when there are disaster. They are already deployed in advance. इससे पहले कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में बीते 4 साल से लगातार बाढ़ आई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने न तो वहां का दौरा किया और न ही कोई राशि जारी की। कई अन्य सांसदों ने उनकी बात का समर्थन किया। After Modi ji came into power, there was 4 times flood in Assam, but he never visited in Assam. He never offered any special package to Assam. Several units in the Federal of India and the Prime Minister and his cabinet colleagues have a greater responsibility to look after the whole of the country, not of one or two. Central government has failed in its duty to provide funds for dredging and modernization of these barrages. The government should think of linking the rivers, because it is a serious issue. Government can take up the question with the elected chief minister. There is always dispute between 2 states in sharing the waters. So it is nationalize all interstate rivers so that water resources of the country can be optimally utilized. At least link the southern rivers, starting from Godavari, that would satisfy or solve the problems which exist in the states of Tamil Nadu and other regions. कई वर्ष पहले केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में MOU एक साइन हुआ था जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। केन बेतवा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उस पर काम कब शुरू होगा। असम के 32 में से 28 जिले बाढ़ से पीड़ित हैं। सांसदों ने इससे निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पब्लिक प्राइवेट भागीदारी विधेयक 2017 पारित हो गया है। कल पारित हुए इस विधेयक के तहत निजी और सार्वजनिक भागीदारी से बने ट्रिपल IT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलेगा। इस विधेयक को सभी पार्टियों का समर्थन मिला। हालांकि कई सांसदों ने कुछ अहम सुझाव भी दिए। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सभी मामलों पर सरकार ने गौर किया है। ये विधेयक लोकसभा से इसी सत्र में 19 जुलाई को पारित हो चुका है। गुजरात में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। 8 अगस्त को राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें बलवंत सिंह राजपूत, तेजश्री पटेल और PI पटेल शामिल हैं। इन तीनों ने पार्टी भी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इन सभी को शंकर सिंह वाघेला का नजदीकी माना जाता है। वाघेला पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी ने बलवंत सिंह राजपूत को राज्यसभा चुनाव में तीसरा उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। गुजरात में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दौरान कांग्रेस के कम से कम 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और गोवा की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इनमें बाहरी दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट शामिल है, जो कि सुरक्षित सीट है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की नांदयाल, गोवा की वालपोई और पणजी सीटों पर भी उपचुनाव होना है। गोवा के पणजी सीट से मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के चुनाव लड़ने की चर्चा है। चुनाव आयोग की विज्ञप्ति के मुताबिक इन चारों सीटों पर 23 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। 19 जुलाई को अधिसूचना जारी होने के बाद 5 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जिनकी जांच 7 अगस्त को होगी। कोई भी उम्मीदवार 9 अगस्त तक नाम वापस ले सकता है। वोटों की गिनती मतदान के 5 दिन बाद 28 अगस्त को होगी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। मैंने फरवरी 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। जब
अंग्रेजी अफसरों ने साड़ी हिफाजत नहीं की तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? I was a Japanese prisoner of war and later I served as an officer in the Indian National Army. To find out more about my character, Colonel Prem Sehgal, follow us on @Ragdish the Film on Facebook, Twitter and Instagram. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर कल रामेश्वरम में स्मारक का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने युवाओं से एपीजे अब्दुल कलाम के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में भागीदार बनने की अपील की। रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के स्मारक का गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। डीआरडीओ ने रामेश्वरम में करीब 2 एकड़ में बने इस स्मारक का डिजाइन और निर्माण किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने विकसित और मजबूत भारत बनाने के सपने को पूरा करने में सहयोग मांगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम जीवन पर्यंत एक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जुटे रहे। 125 करोड़ देशवासियों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा वो प्रेरित करते रहे। ये प्रेरणा हमें 2022 तक न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में बहुत मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक में एपीजे अब्दुल कलाम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रपति कलाम के परिवार के सदस्यों से भी मिले। इस मौके पर कलाम संदेश वाहिनी को भी रवाना किया गया, जो 15 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम से अयोध्या के बीच चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को भी रवाना किया। उन्होंने मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के अनुमति पत्र भी सौंपे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के दुर्गम इलाकों और गांव देहात में रहने वाले किताबों के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि एनबीटी 60 साल पूरे होने के मौके पर इन इलाकों में किताबों की पहुंच बनाने के लिए नई कोशिशें करने जा रहा है। एनबीटी हर हाथ एक किताब नए नारे के साथ नया अभियान भी चलाने जा रहा है। एनबीटी पहली बार गांव देहात को केंद्र में रखकर राष्ट्रीय पंचायत पुस्तक मेले की एक अनूठी पहल करने जा रहा है। स्थापना के 60 साल के मौके पर एनबीटी ने युवाओं और बच्चों के साथ साथ महिलाओं पर भी फोकस किया है। पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। तो जो भारतीय डिजाइन संस्थान है एनआईडी, इसके साथ मिलकर हम एक अनुबंध कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो गई है ताकि हम अपनी जो प्रदर्शनियां लगाते हैं और जो अपनी पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं उनमें आधुनिकता आए, उनमें आकर्षण बढ़े। एनबीटी राष्ट्रीय संस्कृत पुस्तक मेला आयोजित करने की भी तैयारी कर रहा है और पहली बार किताबों के डिजाइनों को युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने को भारतीय डिजाइन संस्थान के साथ गठजोड़ करने जा रहा है। देश में हर साल 85,000 किताबें छपती हैं। प्रकाशन क्षेत्र में 16,000 से ज्यादा प्रकाशक लगे हैं। ई बुक्स और संचार क्रांति की चुनौतियों के बाद भी किताबों में लोगों की रुचि कायम रहे, इसके लिए एनबीटी का खास जोर है। वो 31 भाषाओं में किताबें छापता है और अब जोर क्षेत्रीय भाषाओं पर ज्यादा है। Process in our mission, we hope you'll give us continuous support and we'll get encouragement from your support. 6 दशक के इस मोड में तमाम योजनाओं को लेकर एनबीटी कहां तक सफल हो पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए आज का दिन मुश्किल भरा हो सकता है। पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ के राजनीतिक भविष्य का आज फैसला होगा। अदालत सुबह 11:30 बजे फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। नवाज और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोप हैं। फैसले पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोगों की नजर है। फैसला अगर नवाज शरीफ के खिलाफ गया तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। पनामा पेपर लीक्स मामले में नवाज शरीफ के परिवार के लोगों के नाम सामने आने के बाद से ही विपक्षी पार्टियां उन पर हमलावर हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं।
माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में अब पहले नंबर पर नहीं रहे। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस गुरुवार को बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। फोर्ब्स मैगजीन के एक अनुमान में इस बात का दावा किया गया। गुरुवार सुबह बेजोस के पास 90.5 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जबकि गेट्स की संपत्ति 90 अरब डॉलर रही। बेजोस की संपत्ति में ये इजाफा उनकी कंपनियों के शेयरों की कीमत में आई उछाल के चलते हुआ। हालांकि कुछ ही देर बाद बेजोस फिसल कर फिर से दूसरे नंबर पर आ गए, क्योंकि अमेजॉन के शेयरों द्वारा बनाई गई बढ़त कम हो गई। बिल गेट्स फोर्ब्स के मुताबिक पत्रिका की सालाना रैंकिंग में पिछले 4 सालों से सबसे अमीर व्यक्ति थे। और गोल्ड टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। श्रीलंका के 5 विकेट सिर्फ 154 रन पर गिर चुके हैं। अभी भी श्रीलंका भारत से पहली पारी में 446 रन पीछे है। उस पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। दिलरुवान परेरा 6 रन और एंजेलो मैथ्यूज 54 रन बनाकर क्रीज पर हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 2 विकेट, जबकि उमेश यादव और आर आश्विन को 1-1 विकेट मिला। इससे पहले भारत की पहली पारी 600 रनों पर खत्म हुई। चेतेश्वर पुजारा 153 रन बनाकर आउट हुए। अजिंक्य रहाणे ने 57 रनों की पारी खेली। पहला टेस्ट मैच खेल रहे हार्दिक पांड्या ने 49 गेंद पर 50 रनों की धुआंधार पारी खेली। कल सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 190 रनों की पारी खेली। श्रीलंका की तरफ से नुवान प्रदीप ने 6 विकेट झटके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने महिला विश्व कप के फाइनल मुकाबले से पहले टीम और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कई ट्वीट भी किए थे। प्रख्यात साहित्यकार महाश्वेता देवी की आज पहली पुण्यतिथि है। 14 जनवरी 1926 को ढाका में जन्मी महाश्वेता देवी का पिछले साल आज ही के दिन निधन हुआ था। महाश्वेता देवी ने पत्रकार, लेखक, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दुनिया भर में पहचान बनाई। उनके 100 से ज्यादा उपन्यास और 20 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। महाश्वेता देवी ने अग्निगर्भ, अमृत संचय, आदिवासी कथा और अरणेर अधिकार जैसी कालजयी रचनाएं की। साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1977 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। महाश्वेता देवी को 1986 में पद्मश्री, 1996 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2006 में पद्म भूषण से नवाजा गया। राज्यसभा टीवी की फिल्म राग देश आज देश के हजारों सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसे लेखक निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने तैयार किया है। राज्यसभा टीवी की तरफ से तैयार की गई फिल्म राग देश की कहानी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ी है। आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के खिलाफ चले मुकदमे की कहानी राग देश आज से दर्शकों के लिए सिनेमाघरों के पर्दों पर है। ये फिल्म देश में 1000 से ज्यादा सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। जागो के अब फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले मुंबई में राग देश के खास प्रीमियर का आयोजन किया गया। आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी इस कहानी को देखने के लिए बॉलीवुड के कई सितारे जुटे। बहुत अच्छी लगी मुझे। I really enjoyed the film. The performances especially. Enjoyed them a lot. All the actors have done really well. I really enjoyed it. It was very informative, very historic. और मुझे लगा कि जिन लोगों को शायद बहुत information नहीं है about this time and this freedom movement, it's really like a very entertaining history lesson. स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के लिए पहुंचे कई सितारों ने राज्यसभा टीवी के काम को सराहा।
सितारों ने कहा कि इस तरह की फिल्म बनाने के लिए लीक से हटकर मेहनत करनी पड़ती है। मेरी तो गुजारिश ये है सारे ऑडियंस के साथ कि आप आइए और ये फिल्म देखिए और अपने आप को पहचानिए, अपने देश को पहचानिए, किस स्पिरिट के साथ इस देश आज़ाद हुआ है उसे पहचानिए बाकायदा। बिकॉज ये हमारे देश के जो हमें आज़ादी मिली है उस आज़ादी का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है ये फिल्म। मशहूर निर्देशक और लेखक तिग्मांशु धूलिया ने आज़ादी की जंग की कहानी को फिल्म में शानदार ढंग से बयां किया है। प्रीमियर के मौके पर फिल्म में अहम किरदार निभा रहे सभी कलाकार जोश से लबरेज दिखे। Everybody is feeling so content, and that makes you feel proud to be a part of this. Such a proud film makes you feel great, and being a part of a historical film, playing a historical role. Not everyone gets to do that. ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं तो it's helping. बहुत कॉन्फिडेंस इस वक्त मेरा बढ़ता जा रहा है मिनट बाय मिनट, और बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त। आई एम एक्चुअली लॉस ऑफ वर्ड्स, और मेरे को लग रहा है मैं इधर से भाग के जल्दी से जाऊँ और क्या रिएक्शन है वो सुन। रागदेश फिल्म इंडियन नेशनल आर्मी के उन 3 अफसरों की सच्ची कहानी है जिन पर देशद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया था। इसे लाल किला ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है। ये फिल्म दर्शकों को इन्हीं देशभक्त हीरो की ओर वापस ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। डोकलाम मुद्दे के समाधान के लिए राजनयिक स्तरों पर प्रयास जारी। चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के एनएससी से मिले अजीत डोभाल। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर ब्रिक्स देशों की बैठक। बीजेपी जेडीयू सरकार का विश्वास मत आज 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ आरजेडी जाएगी अदालत। पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ के भविष्य का फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनवाई। फैसले पर दुनिया भर की नजरें। राज्यसभा टीवी की पहली फिल्म रागदेश देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज। आजाद हिंद फौज के सेनानियों के खिलाफ चले मुकदमे की कहानी। मुंबई में प्रीमियर के दौरान जुटे बॉलीवुड सितारे। और गोल्ड टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। पहली पारी में अब भी 446 रन की बढ़त। तीसरे दिन 5 विकेट पर 154 रन के आगे खेलेगा श्रीलंका। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।